नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित यादव। ओम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज मैं त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के बीच में दूंगा। रही बात क्वेश्चनों की, क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक दो क्वेश्चन बताऊँगा। पहले मैं डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि त्रिकोणमिति के बारे में, इसके बेस क्या होते हैं, उन सारे बेसों के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें। अगर कोई भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखें। मैं भरपूर मेहनत करता हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो भी डाउट होगा, सारे डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं और करूंगा। बस आप हमें फीडबैक देखते रहें और मैं आपके साथ बड़ी मेहनत के साथ लगा रहूँगा। आप भी मेहनत करिए और मैं भी मेहनत करूंगा, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं वादा करता हूं। चलिए, हम समय को ज़्यादा नहीं जाया करना चाहता हूं, सीधा हम टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से, दो वर्डों से मिलकर के बना है। एक है ट्रिगोनो, दो वर्डों से मिलकर के बना है ये। ट्रिगोन प्लस मेट्रान, इन दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका जो शाब्दिक अर्थ को होता है वो होता है त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का मापन। तीनों भुजाओं का मापन, ठीक है। यानी कि जो त्रिकोणमिति है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्रिगोनो प्लस मेट्रान से मिलकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का मापन करना, ठीक है। त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का मापन। देखिए, मैं आपको बता दूं, और इस ट्रिग्नोमेट्री के जनक को हिप्पार्कस कहा जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति के पिता को क्या कहते हैं? हिप्पार्कस। यानी कि हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। किसे? हिप्पार्कस को, ठीक है। ये एक खगोलीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का यूज किया था और त्रिकोणमिति शब्द इन्होंने दिया था। इसीलिए इस दो वर्डों से मिलकर के त्रिकोणमिति बना है। देखिए, मैं आपको बात बताने का प्रयास करूंगा कि त्रिकोणमिति जो होता है, इसमें कौन सा एंगल प्रयोग होता है? इसका होता है 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण पर कार्य करती है ये, ठीक है। ये किस पर कार्य करती है? समकोण पर। और ये यहाँ पर एक कोण होता है जिसे हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा कोई ये भी कोण होगा अल्फा। ये समकोण होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें तीन भुजाएं आपको दिख रही हैं। तीन भुजाएं, एक तो आपकी ये होती है लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। दूसरी होती है कर्ण, जिसे हम हाइपोथेनियस कहते हैं। और नीचे वाली जो भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई भुजाएं। तो इन सारी भुजाओं के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो न्यून कोण है हमारा, न्यून कोण है, जैसे ये न्यून कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहते हैं, जिसे हम लंब बोलते हैं। इसके सटीक नीचे वाली भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, जिसे हम आधार कहते हैं, और ये होती है कर्ण। तो इस तरीके से ये तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हुई, इसे आप नोट कर लें। आगे क्या मैं बताने वाला हूँ ये समझते चलें। अब देखिए, मैं कुछ इससे पहले थोड़ा एंगल के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो त्रिकोणमिति के रेशियो हैं वो एक कोण पर भी चर्चा करते हैं। कोण क्या होता है, कोण के बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे कोण जो होता है वो एंगल होता है दो समांतर भुजाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं, ठीक है।
यानी कि दो कोई समांतर भुजाएं हैं, ये ए है, ये बी है, ये ओ है। दो समांतर भुजाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक है, कोण की अगर हम रेशियो की बात करें तो देखो, कोण का मतलब जैसे एक कोई सर्कल है और सर्कल से हम उसकी परिध तक कोई एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम है त्रिज्या। दूसरी भी हम त्रिज्या इस तरीके से खींच लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या जब दूसरी खींच लेंगे तो भाई कहीं पर भी कोई त्रिज्या खींची जा सकती है। त्रिज्या तो बराबर होगी सेंटर से, किसी भी सर्कल के पॉइंट से, यानी कि सेंटर से कितनी भी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, यानी कि अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अब समझिए, और प्रत्येक त्रिज्या की लंबाई समान होगी। तो जैसे मान लो यहाँ से आपने यहाँ तक त्रिज्या खींची, दूसरी त्रिज्या खींची, अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप इस तरीके से कोई लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, तो इसे बोला जाता है चाप। क्या बोलता है? बोला जाता है चाप। ठीक है, और चाप को आपने मान लिया ये एल है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? एल। ठीक है, तो ये जो थीटा हमारा बनेगा, जो कोण हमारा बनेगा, वो कोण होगा थीटा बराबर चाप की लंबाई, ठीक है, बटे त्रिज्या। ठीक है, इस तरीके। तो थीटा बराबर मैंने क्या लिया? थीटा चाप की लंबाई क्या है? एल। त्रिज्या क्या है? यहाँ पर त्रिज्या है हमारी आर। ये हमारा आंसर, मतलब यही कोण है, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। किसी त्रिभुज के द्वारा खींची गई चाप की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं। कोण क्या कहते हैं? कोण की परिभाषा, यानी कि किसी भी त्रिज्या, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चाप की लंबाई तथा त्रिज्या की लंबाई के अनुपात को हम कोण कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा चाप की लंबाई हो गई और ये त्रिज्या हो गई, तो चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को ही हम कोण कहते हैं। जैसे कभी कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन की, जैसे चाप की लंबाई, भाई कोई कोण हमारे पास दे दिया गया है, कोई कोण दे दिया हमें और त्रिज्या की लंबाई दे रखी है, तो पूछा उसने कि चाप की लंबाई बताइए, तो क्या करेंगे? आर जो है थीटा के साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा आर बराबर एल, यानी कि एल बराबर थीटा आर। तो इस तरीके से कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे एंगल की मतलब बात हो गई। अब हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। हमें बताना है त्रिभुज के जो अनुपात होते हैं, 6 जो रेशियो होते हैं, उन 6 रेशियो के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं कुछ इसके चतुर्थांश के बारे में भी बात करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए अब अधिकांश आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी लंबाई को नापते हैं तो लंबाई को नापने के लिए अलग अलग मात्रक का प्रयोग करते हैं। मात्रक मतलब यूनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लंबाई, निश्चित लंबाई है, उसे हम मीटर में भी कह सकते हैं, उसे हम सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं, उसे हम डेकामीटर में भी कह सकते हैं और उसे हम किलोमीटर में भी कह सकते हैं। मतलब लंबाई कोई निश्चित है, उस लंबाई को नापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं वो मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, डेकामीटर भी हो सकता है। तो जो अलग अलग आपने सुने हैं मात्रक, यानी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये जितने भी सुने, ये उस लंबाई के नापने के मात्रक हैं, यानी कि यूनिट है। लेकिन अगर बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो लंबाई की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। इसी तरीके से कोण को नापने के लिए एक मात्रक होता है, कोण को भी नापने के लिए मात्रक होता है। कोण को नापने के लिए 3 मात्रक होते हैं। 3 मात्रों के द्वारा कोण को नापा जाता है। जैसे नंबर 1 है डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम, ठीक है।
नंबर 2 है ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, और नंबर 3 है रेडियन सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से हम किसी कोण को नापते हैं। अब बात करें हम कोण की, जो एसआई मात्रक होता है, कोण को नापने के लिए जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रेडियन सिस्टम। क्या होता है? रेडियन सिस्टम। अधिकांश आपने देखा होगा कि डिग्री सिस्टम जो होता है उसमें हम इस तरीके से किसी भी नंबर पर ऐसे इस तरीके से छोटा सा गोला बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिग्री। और ग्रेड सिस्टम को मेजर करने के लिए उस पर छोटी सी जी बनाएंगे। ठीक है, और जबकि रेडियन को मेजर करने के लिए सी बनाएंगे छोटी सी। ठीक है, तो ये हो गए नापने के मात्रक। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि कुछ चेंजमेंट कि अधिकांश आपके जो सिलेबस में है वो डिग्री से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए बात करता है। तो आज मैं उनके बारे में, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। देखिए क्या होता है, तो ध्यान रहे, जैसे मान लो डिग्री है, ठीक है, डिग्री है और यहाँ पर मैंने लिख दिया रेडियन। ठीक है, यदि हम किसी भी डिग्री या रेडियन को बदलेंगे, जैसे डिग्री से यदि हम रेडियन में बदलेंगे, कोई वैल्यू हमारी डिग्री में दे रखी है और उसे हमें रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 का मल्टीपल कर देंगे हम। ठीक है, पाई बाई 180 का हम मल्टीपल कर देंगे, किसमें? डिग्री में। और जैसे ही पाई बाई 180 का हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो रेडियन में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें रेडियन से डिग्री में लाना है, यदि हमें रेडियन से डिग्री में लाना है तो क्या करेंगे? 180 बटे पाई का उसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, जब रेडियन में कोई वैल्यू जाएगी तो जब मान लो डिग्री से रेडियन में बदलेगा तो सी इस तरीके से आएगा, और रेडियन से जब डिग्री आएगी तो या इसे जीरो लगा देंगे, इस तरीके डिग्री का साइन लगा देंगे। जीरो नहीं होता, ये डिग्री का साइन होता। तो इस तरीके से ये भी आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसे आप नोट कर लें अच्छे से और समझ लें। ठीक है, यानी किसी डिग्री को जब हम रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाई 180 का गुणा करते हैं। यदि किसी रेडियन को हम डिग्री में बदलते हैं तो 180 बाई पाई का मल्टीपल करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें। देखिए समझाने का मतलब है, जैसे अगर आपके सामने दिया है कि 90 डिग्री को हमें चेंज करना है, किसमें? रेडियन में। 90 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? 90 इंटू, मैंने बताया कि अगर कोई वैल्यू डिग्री में है और उसे रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 का मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ ये पाई बाई 180 का हो जाएगा। अब आपको पता 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 2 बार में 80 कट जाएगा, क्या आएगा? पाई बाई 2, यानी कि यही हमारा रेडियन हो गया। पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? पाई बाई 2। इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा है 3 पाई बाई 2, और इसे हमें डिग्री में बदलना है। जब हमें डिग्री में बदलना है तो मैंने क्या बताया था? 180 बाई पाई का मल्टीपल करना है, तो ये 3 पाई इंटू 2 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये कटेगा कितनी बार में? 90 बार में। और ये 3 का 90 में गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 9 3 27। ठीक है, और 1 0 कितना बनेगा मेरा? 270 डिग्री। ठीक है, यानी कि किसी डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 का मल्टीपल करेंगे, और यदि किसी रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180 बाई पाई का मल्टीपल करेंगे, उसे सॉल्व कर देंगे, दोनों चेंजमेंट आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो ये तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री की बात हुई है। ठीक है, अब आगे हम चलते, कुछ बेसिक नॉलेज है उनके बारे में भी बताऊँगा। देखिए अब बताऊंगा, जैसे त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात ये होते 6, साइन,
कॉस, टेन, सेक, कॉसिक और कॉट, ये 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही होते हैं। ठीक है, इन 6 अनुपातों को एक दूसरे के बीच में क्या संबंध होता है वो आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आप प्रयास करें एक हेक्सागोन बनाने का। ठीक है, इस तरीके से आप एक हेक्सागोन बना लें। एक आपका हेक्सागोन बन गया और इस हेक्सागोन के सभी कोनों को इस तरीके से आमने सामने कोनों को मिला दो आप। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बन पाया है, देखो इस तरीके, ये हेक्सागोन है। इस कोने से ये कोना मिलाओ, इस कोने से ये कोना मिलाओ, इस कोने से ये कोना मिलाओ। अब जैसे ये साइन है, यहाँ साइन के सामने जस्ट कॉसिक लिखो, यहाँ आप लिख दो साइन के बाद कॉस लिख दो, यहाँ लिख दो सेक, और यहाँ लिख दो टेन, तो यहाँ लिख दो कॉट। देखो समझने का प्रयास अगर आप करेंगे तो देखो क्या होता है, ये व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि साइन का उल्टा कॉसिक होता है। जैसे साइन थीटा, आप कोई एंगल लगा लो, थीटा बीटा कोई भी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसिक थीटा के, और कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है 1, देखो कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ साइन साइन लिखा है, थीटा बीटा कुछ नहीं, ये तो कोण लगा दिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि कोण साइन कॉस ये बिना कोण के कोई भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ABCD का कोई अक्षर हो सकता है, ABCD का बड़ा अक्षर हो सकता है, कोई ग्रीक वर्ड हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लगा लें तो ठीक रहेगा। और कॉस जो थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक थीटा उल्टा होता है 1 कॉस थीटा के। इसी तरीके से टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। लेकिन और याद रहे कि टेन थीटा 1 कॉट होता है, और टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये 1/10 थीटा होगा, और ये भी होता है कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, इन सब के बीच में एक दूसरे के ये रिलेशन होता है। जैसे मैंने बताया कि साइन थीटा, भाई साइन थीटा कॉसिक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, कॉसिक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। वही मैंने लिखा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा का व्युत्क्रम 1 साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 साइन थीटा। टेन थीटा का 1 कॉट या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, या इसके बराबर ये, या ये, कुछ भी मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये मैंने इसलिए बताए हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लें। इससे पहले मैं एक टेबल के बारे में चर्चा करूँगा कि जैसे 0 से लेकर के 90 तक सभी इन 6 रेशियो, यानी कि 6 रेशियो साइन कॉस त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का जो 0 से लेकर के 90 तक का जो एक टेबल बन के आती है, यानी कि जो वैल्यू होती हैं उन्हें हम कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए मैंने इसे समझाया था। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, अब हम टेबल पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपसे पूछ देता कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, अब आपको पता ही नहीं है। कोई पूछ देता है टेन 30 का मान बताइए भैया कितना होगा, आपको पता ही नहीं है।
तो इन सभी का मान देखने के लिए कोई पूछेगा कॉसिक थीटा, कॉसिक 45 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो इन सभी का मान बताने के लिए एक टेबल ट्रिग्नोमेट्री में आई है। 0 से लेकर के 90 तक के सभी मान निकालने के लिए आप उस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो टेबल बनती कैसी है भाई, याद तो सभी को होगी, लेकिन वो बनती कैसे वो थोड़ा ध्यान दें। जैसे उस टेबल को बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि उस टेबल को बनाने के लिए मेरे पास 6 अनुपात हैं। साइन है, कॉस है, टेन है, और सेक है, कॉसिक है और कॉट है। इन 6 अनुपात में सिर्फ आपको साइन का 0 से लेकर के 90 तक के सारे मान आप पहले क्लियर कर लें। उसके बाद सारे की सारी वैल्यू आप यूँ ही चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, क्योंकि यही तो वैल्यू होती है। 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद आपका 60 डिग्री और लास्ट में होगा 90 डिग्री। यही तो है 5। इन पाँचों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक संख्याएं लिखेंगे, फिर सबके बटे में 4, ठीक है, सबके बटे में 4, इस तरीके, ठीक। 0 बटे 4 क्या होगा, 4, 1 बटे 4 1 बटे 4, 2 बटे 4 है, ये 2 से 4 कटेगा तो 1 बटे 2 होगा, यानी कि 1 बटे 2 हो जाएगा। 3 बटे 4 और 4 से 4 कटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक। अब इन सभी का एक वर्गमूल निकालेंगे। जैसे ये वर्गमूल निकालेंगे, रूट का साइन लगा देंगे और वर्गमूल इसका निकालेंगे। आपको पता है 0 का वर्गमूल 0 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है, तो 1 बटे 2। 1 का 1 होता है लेकिन अंडर रूट 2 का नहीं होगा, 2 का सिर्फ यही परफेक्ट कोई वर्गमूल नहीं निकल के आएगा अंडर रूट 2 का। जैसे 4 का तो 2 निकल के आया, लेकिन 2 का कोई परफेक्ट रूट नहीं निकलता। 1 का 1 होता है तो वो हमने बाहर कर दिया, अंडर रूट में 2 लगा दिया। इसी तरीके से अंडर रूट 3/2, क्यों, 3 का कोई परफेक्ट अंडर रूट वर्गमूल नहीं होता है, कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का 2 होता है और 1 का 1 होता है। अब देखो याद रहे, साइन का ये सारे के सारे मान हमारे साइन के हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे मान हमारे साइन के हो गए। अब हमें देखो क्या करना है, क्या करेंगे आप, पहले 0, देखिए पहले आप क्या करेंगे, 0 डिग्री यानी कि यहाँ थीटा कर दो, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, ठीक है, और यहाँ होगा हमारा टेन, टेन के बाद कॉट ले लो, ठीक है, कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसिक, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद आपका 90 डिग्री लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से आप देखो टेबल कैसे तैयार होती ये समझने का आप प्रयास करें अच्छे से, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा। आप यूँ ही आँखी मीच के सारे क्वेश्चन आप पूरी टेबल आप याद बना सकते हो, और जब आप बनाना सीख जाओगे तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बनाना सीखो, रटना नहीं, क्योंकि रटने से कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए हमने साइन के 0, 30, 45, 60 और 90 इन सब के मान मैंने निकाल लिए। ये देखो यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है हमारी क्या है, साइन की है। तो साइन का पहले आपका 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1, ठीक। तो ये साइन के सारे वैल्यू हो गए। मैंने देखो साइन के ही निकाले और साइन की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। अब कॉस की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ क्रम बदलना है आपको। जैसे ये 0 से स्टार्ट होकर गई है, इधर ये क्रम बदलना है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा √3/2 और ये वाला यहीं आएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा और 0 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। तो यानी कि साइन और कॉस दोनों की क्लियर हो गई। अब बात करते हैं टेन की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टेन जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है, ठीक।
अब हमें टेन जीरो की वैल्यू बतानी है। तो टेन जीरो की हमें वैल्यू बतानी, तो साइन जीरो बटे कॉस जीरो, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू है यहाँ पर जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो ये मान लो ये जो लाइन है ये आप एक बटे की लाइन मान लो, 0/1, 0/1 क्या होता है 0। अब इसी तरीके से अगर टेन 30 की वैल्यू, तो 1/2 √3/2 बटे में हो जाएगा। ये नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। इसी तरीके से टेन 45 की वैल्यू अगर बतानी है तो ये बीच में एक लाइन हो गई, ठीक है, बीच में एक लाइन हो गई, तो ये बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि साइन बटे कॉस। तो साइन 45, टेन 45 निकालना, तो साइन 45 बटे कॉस 45, साइन 45 का 1/√2 है और कॉस 45 का भी 1/√2 है। इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ आ जाइए, टेन 45 की बताना है तो टेन 45 यानी कि टेन क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन 45 नहीं है 60 है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 60 की 1/2 है। तो देखो नीचे से नीचे कटेगा, क्या बचेगा √3/1, 1 लिखा नहीं जाएगा। अब आया है अगला टेन 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू आपको पता है टेन क्या होता है, टेन होता है आपका साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। तो ये हो जाएगा साइन 90 की 1 और कॉस 90 की 0। तो किसी भी संख्या के बटे में जब 0 आती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है अपरिभाषित होता है, ठीक है, क्या होता है अपरिभाषित। याद रहे 0/1 0 होता है और 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है। इस साइन से डिनोट करेंगे अपरिभाषित को। इसी तरीके से कॉट की, अब टेन की मैंने निकाल ली, तो कॉट के लिए क्या करेंगे क्रम बदल देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ रहेगा, 1/√3 रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखो टेबल ऑटोमेटिक बनती चली जा रही है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, टेबल तैयार हो रही है। अब आगे आ जाओ सेक में, ठीक है। तो मैं बताऊं कि सेक क्या होता है। अभी मैंने आपके सामने अभी लिखवाया था कि जो सेक होता है वो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक। थीटा कोई कोण है। अब कोण क्या है, जैसे हमें बात करनी है सेक 0 की वैल्यू, हमें बात करनी है सेक 0 की वैल्यू, तो क्या देखेंगे हम cos 0 की वैल्यू, तो 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू है 1। तो आप क्या करें 1/1, तो 1/1 बराबर 1 होगा, तो सेक की कितनी वैल्यू हो गई 1, सेक 0 की वैल्यू 1। इसी तरीके से हम बात करेंगे अगली वैल्यू हमारी 30 होगी, तो हमें क्या देखना है 1/30, 1/cos 30, तो 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो 1/√3/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना लिखेंगे 2/√3। तो सेक 30 का जो मान निकल के आएगा वो हमारा निकले 2/√3, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें अगली वैल्यू 45 की है, यानी कि 45 डिग्री की है, तो हम अगर सेक 45 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/cos 45 देखेंगे, तो 1/cos 45, cos 45 कितना है 1/√2, तो ये 1/√2 हो जाएगा। अब 3 स्टेप है, नीचे वाली ऊपर पहुंच जाएगी, तो क्या लिखेंगे √2/1, और 1 लिखा नहीं जाता, खाली आएगा √2, ठीक है। इसी तरीके से अब 45 का मान मिल गया हमें सेक 45 का। अब हमें किसका देखना सेक 60 का, तो आप यहाँ लगाएंगे सेक 60, तो सेक 60 क्या होगा 1/cos 60, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो आप लिखेंगे 1/2, 2 नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे हम बटे में 1 लिखेंगे नहीं, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से अब 90 की वैल्यू हमें देखनी है, तो सेक जब 90 की देखनी है तो सेक 90 बराबर आपका कितना 1/सेक 90। अब 90 की वैल्यू यहाँ कितनी 0, मैंने बताया था किसी भी संख्या के बटे में 0 आएगा तो उसका मान होगा अपरिभाषित इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, ठीक है। अब कौशिक के लिए क्या करेंगे इसका क्रम बदल देंगे, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये आपका 1, ठीक है। तो इसे आप देख लो,
इस तरीके से पूरी टेबल आपके सामने तैयार हो गई है, बहुत आसान तरीके से। तो आई होप आप लोगों के ये टेबल बनाना आ गई हो। अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को तैयार कर सकते हैं और इसी के माध्यम से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये है त्रिकोणमिति। अब मैं बात बताऊंगा आपको त्रिकोणमिति के पाइथागोरस के बारे में, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज है और त्रिभुज की समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये लंब है, ठीक है। ये हमारा आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। ध्यान दो, अब हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसकी इस त्रिभुज की दो कोई भुजा दे रखी होंगी और एक तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। तो वो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। किसका? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। तो हमें पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस कहते हैं कि जो कर्ण भुजा होती है, कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। क्या मैंने बोला? कि कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होती है। जैसे कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। लंब है, ठीक है भैया, लंब का वर्ग, ठीक है। तब आपको इस तरीके से करना है। अब जैसे कोई भी भुजा दे रखी है आपके सामने, जैसे ये मेरे पास 4 है, ठीक है, और ये मेरे पास 3 है, ठीक है। और पूछा कि कर्ण बताइए कितनी है, तो आप क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार कितना मेरे पास है? 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे आप। और लंब कितना है? 4, तो 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है। कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर 3 3 9, 4 चौक 16, 9 और 16 जुड़ के कितना हुआ? 25। कर्ण का वर्ग है तो इसका वर्ग अगर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हमें देखना पड़ेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो कर्ण जो हमारी निकल के आएगी वो 5 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरी भुजा हमारी निकल आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये दोनों भुजाएं दे रखी हो, ये पूछी गई हो, तो क्या करेंगे? जैसे मान लो कर्ण ना पूछी गई हो, कर्ण दे रखी हो, इनमें से कोई पूछी गई हो, तो जैसे मान लो आधार पूछी गई है, आधार पूछी तो आप डायरेक्ट लगाएंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। याद रहे, यानी कि इन दो में से कोई एक भुजा पूछी जाएगी, तो जो पूछी जाएगी उसे निकालने के लिए दूसरी भुजा कर्ण में से घटानी पड़ेगी, हमेशा घटानी पड़ेगी। जैसे लंब पूछा जाएगा, ठीक है, लंब अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने एक रखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल दे रखा हो, कोई क्वेश्चन दे रखा हो त्रिभुज में, ये भुजा आपकी ये दी जाए 5, ठीक है, सॉरी कोई भी ले लो आप। जैसे मान लो ये 6 दे रखी हो और ये आपकी 8 दे रखी हो, तो ये आपसे पूछी जाए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? अब आधार पूछी गई है तो आधार वाला ये सूत्र है, तो यहाँ लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण कितना मेरे पास 6 है, 6 का वर्ग माइनस नहीं, थोड़ा ये कर लो कि कर्ण हमेशा इन दोनों से बड़ी होगी, तो ये 8 कर लो, ये 6 कर लो, तो इसका आपका कितना होगा? 8 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, ठीक है। तो आप निकालेंगे, ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ रह गया 5, 5 में 3 गया 2, तो दूसरी भुजा हमारी 28 निकलेगी। लेकिन अभी 28 ये मान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर रूट लगा है, तो इसका जब रूट हटाएंगे तो इधर आप अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये जब इसे सॉल्व करोगे तो 7 चौक 28 यानी कि 2 अंडर रूट 7 निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी वो समझ लो पहले। जैसे 28 का आप
फैक्टर करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग ये मतलब इसका जो एक जोड़ा बन रहा है, तो वर्गमूल के अंदर यानी कि अंडर रूट के साइन के बाहर जोड़े वाली संख्या का एक गुणनखंड निकल के आता है। तो 2 गुणे 2 है, इसका 2 निकल के आएगा, सिर्फ 2। लेकिन 7 का कोई जोड़ा बन नहीं रहा है तो वो अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। इसे नोट कर लें आप अच्छे से। तो इस तरीके से अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। जो बेसिक नॉलेज थी त्रिकोणमिति के बारे में वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।